देखिए, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ना चाह रहे थे। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लेटिस। तो आप लोग जानते हो कि क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं, और ब्रेविस लेटिस कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो ब्रेविस क्या है? ब्रेविस जो है एक साइंटिस्ट नेम है। फ्रांस के गणित मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट थे, फ्रांस के मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट थे ब्रेविस। उन्हीं के नामों से ब्रेविस लेटिस वर्ड की उत्पत्ति हुई। अब ब्रेविस लेटिस, पहले क्रिस्टल सिस्टम हम लोग जानते हैं। क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं। कितने होते हैं क्रिस्टल सिस्टम? 7 होते हैं क्रिस्टल सिस्टम। एक्साइल क्रिस्टल सिस्टम का हिंदी होता है क्रिस्टल तंत्र। क्या होता है? क्रिस्टल तंत्र। एक्साइल लेंथ मैंने बताया था आपको, अक्षीय दूरी। एक्साइल लेंथ भी मैंने आपको बताया था, सॉरी एक्साइल एंगल भी मैंने आपको बताया था, एक्साइल एंगल ही बताया था मैंने आपको। तो पहला जो होता है क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक होता है, घनीय होता है। घनीय में क्या होता है? एक्साइल लेंथ a बराबर b बराबर c हो जाता है, और एक्साइल एंगल क्या होता है? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी आप कह सकते हो कि प्रायः आयनिक कंपाउंड जो होता है क्यूबिक क्रिस्टल में आता है। जैसे देखो NaCl, KCl, डायमंड आपका बताया गया था, CuAg, क्वार्ट्ज मेटल, ZnS, SnO2, CaSO4, ये आपका क्यूबिक में एग्जांपल हो गया। दूसरा जो आपका होता है टेट्रागोनल चतुष्फलकीय। इसमें क्या होता है? a बराबर b तो होता है, a बराबर b होता है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c। एक्साइल लेंथ में a बराबर b होता है, लेकिन c b के बराबर नहीं होता है। और इसका एंगल जो होता है आपका, इसके लिए भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री। इसमें भी आप एग्जांपल डाल सकते हो। CaSO4, TiO2, SnO2, etc। तीसरा ऑर्थोरोम्बिक। तीसरा क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या होता है? एक्साइल लेंथ में, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? एक्साइल लेंथ में तीनों जो होता है एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ तीनों जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। लेकिन जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ये एक्साइल एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों के लिए 90 डिग्री इसमें भी हो जाता है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, इसी बहुत सारा है। चौथा मोनोक्लिनिक चौथा होता है। इसमें क्या होता है? मोनोक्लिनिक में इसमें भी एक्साइल लेंथ जो होता है आपका, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक में भी एक्साइल लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होता। एक्साइल ए भी एक दूसरे के बराबर बी नहीं हुआ, बी के भी बराबर एक दूसरे के सी नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये मोनोक्लिनिक के लिए होता है अल्फा इक्वल टू गामा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब ये नहीं होता, इसके लिए एग्जांपल आप दे सकते हो सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, और मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोल सकते हो, मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोल सकते हो आप। चौथा पचमा आपका क्या होता है? हेक्सागोनल
गोनल। अब हेक्सागोनल जैसे दिए यहाँ पर, फिर देखिए इसके लिए बराबर हुआ आपका, इसमें भी जो आपका होता है हेक्सागोनल में भी जो आपका होगा, हेक्सागोनल में भी ए बराबर बी इक्वल टू सी, यानी एक्साइल लेंथ जो होता है तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। किसके लिए? हेक्सागोनल के लिए, षटकोणीय के लिए। जब तीनों एक दूसरे के लिए बराबर हो जाएगा हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल ए इक्वल टू बी सॉरी डज नॉट इक्वल टू सी, हेक्सागोनल के लिए, हेक्सागोनल के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है आपका अल्फा इक्वल टू बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा जो हो जाता है 120 डिग्री, लेकिन गामा क्या होता है आपका 120 डिग्री। एग्जांपल आप बोल सकते हो ग्रेफाइट, ZnO, CdS etc। छठा हो गया आपका रोम्बो क्लिनिक, रोम्बो क्लिनिक, रोम्बोहेड्रल। 7 पूछता नहीं है लेकिन जानना चाहिए। ये हो गया। अब रोम्बोहेड्रल के लिए क्या होता है यहाँ पर, इसके लिए भी आपका A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल के लिए एग्जांपल आपका हो सकता है क्या इसमें, क्वार्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हो आप, क्वार्ट्स, सीसा का फार्मूला हो गया NaNO3, सीने बार मरकरी का प्रमुख अयस्क HgS, सीने बार मरकरी का प्रमुख अयस्क। सतमा आपका होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाता है, A डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ए बराबर नहीं होता है बी का, बी बराबर नहीं होता है सी का, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बोल सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल सकते हो etc। चलिए, तो आपने क्या देखा, क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहला हो गया क्यूबिक में तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पर 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यही क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं। यानी क्रिस्टल सिस्टम को जो हम लोग, क्रिस्टल सिस्टम का दूसरा नाम जो है क्रिस्टल हैबिट्स। क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग और भी इसके किस नाम से इसको जानेंगे हम लोग, क्रिस्टल हैबिट्स। ये हुआ 7 मेन क्रिस्टल सिस्टम हुआ। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछता है इस पे हम लोग समझेंगे। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन हो गया आपका, क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरॉम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया और ट्राइक्लिनिक हो गया। आइए क्वेश्चन कैसा पूछता है, ध्यान दो। जैसे दे देगा एमसीक्यू में, अगर क्वेश्चन पूछेगा तुमको, यदि किसी क्रिस्टल में A बराबर B बराबर C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री हो, तो उस क्रिस्टल का शेप क्या होगा। दे देगा ऑप्शन में क्यूबिक, बी नंबर में दे देगा तुमको हेक्सागोनल, सी नंबर में दे देगा तुमको मोनोक्लिनिक, डी नंबर में दे देगा टेट्राहेड्रल।
क्या लगाओगे, किसमें टिक लगाओगे, कह रहा है यदि किसी क्रिस्टल में ए बराबर बी बराबर सी, एक्साइल लेंथ जो है तीनों एक दूसरे का बराबर है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा जो है आपका 90 डिग्री हो, तो उस क्रिस्टल का शेप क्या होगा, कैसा शेप होगा। जब यहाँ तीनों लेंथ आपका बराबर है और यहाँ पर जो है एंगल भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा जो है आपका 90 डिग्री है, एक्साइल लेंथ आपका क्या बराबर हो गया और एक्साइल एंगल जो है तीनों जो है एक दूसरे का बराबर है यानी 90 डिग्री है, तो शेप उसका कैसा होगा, क्यूबिक होगा, से क्यूबिक हो जाएगा से। जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लो तुमको दे देगा जेडएनएस की बनावट होती है, फिर दे देगा आंसर में क्यूबिक, बी नंबर में दे देगा हेक्सागोनल, सी नंबर में दे देगा टेट्राहेड्रल, डी नंबर में दे देगा नन। क्या मारेगा, ठीक बता तो, क्यूबिक। जेडएनएस की बनावट कैसी होती है, क्यूबिक होती है, ये तुमको मारना होगा वहां पर इंपॉर्टेंट में, नहीं क्लियर है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लीजिए हम दे दिए यहां पर आपको, ध्यान दीजिएगा, सिनेबार मरकरी का प्रमुख अयस्क है, सिनेबार की संरचना होती है। अब आंसर सिर्फ लिखो, HGS अभी तुमको किसमें एग्जांपल बताए थे बताओ तो, HGS एग्जांपल जो सिनेबार का एग्जांपल दिए थे किसके लिए दिए थे, कैसा HGS का स्ट्रक्चर किसके लिए होगा बताओ तो तुम लोग, किसके लिए बताए थे, रोम्बोहेड्रल। आंसर क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो तुमको पूछ दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ दिया दे देगा तुमको ग्रेफाइट की संरचना होती है। ग्रेफाइट की संरचना तुम्हारा क्या होता है बताओ, हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दे देगा, यदि दे देगा किसी क्रिस्टल की बनावट में A does not equal to B does not equal to C and alpha does not equal to beta does not equal to gamma 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर एक्साइल लेंथ भी बराबर नहीं है और एक्साइल एंगल भी जो है 90 डिग्री का बराबर नहीं है, तो उस क्रिस्टल का शेप क्या होगा, शेप बताओ। तीनों बराबर नहीं है, ना एक्साइल लेंथ भी बराबर है ना एक्साइल एंगल भी बराबर है, उस क्रिस्टल का शेप कैसा हो जाएगा बताइए। उस क्रिस्टल का शेप आपका क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक। क्या हो जाएगा आंसर, ट्राइक्लिनिक। समझ गए। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है क्रिस्टल सिस्टम में। क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग क्रिस्टल हैबिट्स भी बोलते हैं। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल सिस्टम आपका कौन है, क्यूबिक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है क्यूबिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता है हेक्सागोनल से, क्यूबिक हो गया आपका, हेक्सागोनल हो गया, टेट्रागोनल हो गया। यही 3 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है, क्यूबिक से, हेक्सागोनल से, टेट्रागोनल से, कभी कभी ट्राइक्लिनिक से भी पूछ देता है क्वेश्चन। तो कैसा पूछता है देख ही रहे हो ना, इसको अच्छी तरह से कैसे कर लेना, मजा आएगा। अब आइए, इसी पर आधारित है ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस का मतलब होता है ब्रेविस जालक। ब्रेविस लेटिस का मतलब क्या होता है,
ब्रेविस जालक, ब्रेविस जो था फ्रांस के मैथमेटिशियन, फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1848 ईस्वी में क्या कहना चाहा था, तो इन्होंने क्या कहना चाहा था कि विभिन्न यूनिट सेल क्या, विभिन्न यूनिट सेल हो गया आपका, क्या बताइए तो, एससीसी हो गया, बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, ईसीसी हो गया। विभिन्न यूनिट सेल में बिंदुओं की व्यवस्था को सही तरीके से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, ब्रेविस लेटिस कहलाता है। जैसे देखिए, यानी आप कह सकते हो परिभाषा में डिफरेंट यूनिट सेल, वही हो गया डिफरेंट यूनिट सेल, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। डिफरेंट यूनिट सेल में बिंदुओं की व्यवस्था अनेक प्रकार के स्ट्रक्चर की सहायता से होती है। ब्रेविस लेटिस कहलाता है। ये तो ब्रेविस लेटिस है। ब्रेविस लेटिस की संख्या कितनी है? ब्रेविस लेटिस की संख्या 14 है। अब 14 जो ब्रेविस लेटिस की संख्या है उसमें भी सब सिस्टम में बांटा गया है। 7 क्रिस्टल सिस्टम के अनुसार से ब्रेविस लेटिस की उत्पत्ति हुई है। कैसे है 14? देखो, तो सबसे पहला तुम्हारा यहाँ पर क्या बताए थे अभी क्रिस्टल सिस्टम का? क्यूबिक का जो ब्रेविस लेटिस है, टाइप्स ऑफ लेटिस क्रिस्टल सिस्टम। अब इसके लिए जो तुम्हारा क्यूबिक के लिए जो ब्रेविस टाइप्स ऑफ लेटिस होता है, एससीसी हो जाता है, बीसीसी हो जाता है, एफसीसी हो जाता है। क्या होता है एससीसी, एफसीसी, बीसीसी? तुम लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हो। दूसरा अभी तुरंत पढ़ा है टेट्रागोनल। दूसरा क्रिस्टल सिस्टम हो गया टेट्रागोनल। इसमें कौन कौन होता है? एससीसी, बीसीसी। ध्यान देना, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ। तीसरा हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में जो होता है चारों प्रकार का लेटिस शो करता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। इसमें हो गया 4। चौथा मोनोक्लिनिक। अब यहाँ मोनोक्लिनिक के लिए जो शो होगा तुम्हारा एससीसी और ईसीसी, ये तुम्हारा मोनोक्लिनिक के लिए शो होगा। 5वां के लिए तुम्हारा शो होगा रोम्बोहाइड्रल। 5वां के लिए जो तुम्हारा शो होगा यहाँ पर सिर्फ एससीसी। अब तुम देखा यहाँ 2, इसके लिए फिर 1। उसके 6ठा में क्या बताए थे तुम लोगों को? रोम्बोहाइड्रल। उसके बाद क्या बताए थे? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इधर उधर थोड़ा हो गया, नंबरिंग में गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 6ठा तुम्हारा हो गया ट्राइक्लिनिक, इधर उधर हो गया। इसका टाइप्स ऑफ लेटिस क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ लेटिस। ट्राइक्लिनिक के लिए टाइप्स ऑफ लेटिस जो हो गया तुम्हारा एससीसी 1। फिर 7वां हेक्सागोनल, इसके लिए भी एससीसी हो गया 1। अब तुम देखो तो तुम्हारा पुटता है 14, गिनती करो।
क्यूबिक के लिए एससीसी बीसीसी एफसीसी 3 हो गया, ऑर्थोरोम्बिक के लिए सॉरी टेट्रागोनल के लिए एससीसी बीसीसी हो गया, 3 2 5 हो गया, ऑर्थोरोम्बिक के लिए 4 हो गया, 5 4 9, मोनोक्लिनिक के लिए 2 हो गया, 9 2 11, रोम्बो के लिए 1 हो गया 12, ट्राइक्लिनिक के लिए हो गया 1 13, हेक्सागोनल के लिए क्या हो गया 1 14, यानी ब्रेविस लेटिस की संख्या कितनी हो गई तुम्हारा 14। कैसे हुआ ब्रेविस लेटिस की संख्या 14 देख लिया, क्लियर हो गया। तो ब्रेविस लेटिस का जो निर्माण तुम लोग किया, ब्रेविस लेटिस की प्राप्ति जो तुम किया यूनिट सेल की सहायता से किया, सातों यूनिट सेल की सहायता से ही तुम ब्रेविस लेटिस की प्राप्ति किया। तो ब्रेविस लेटिस में सबसे पहला पॉइंट यहां ध्यान देना, तुमको कोई पूछ देगा कि ब्रेविस लेटिस में ब्रेविस क्या है, तो ब्रेविस जो एक साइंटिस्ट नेम है जो फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1848 ईस्वी में डिफरेंट यूनिट सेल की बनावट के क्रमबद्ध तरीके से सजाने के लिए कहा गया, इनको व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, इसलिए इन्हीं के नाम से ब्रेविस लेटिस का नाम पड़ गया, ब्रेविस जालक का नाम पड़ गया। तो क्रिस्टल सिस्टम कितना 7 गो, कौन कौन, तो तुम सीधा से भाषा में बोल सकते हो, क्यूबिक बोल सकते हो, टेट्रागोनल बोल सकते हो, ऑर्थोरोम्बिक बोल सकते हो, मोनोक्लिनिक बोल सकते हो, हेक्सागोनल बोल सकते हो, रोम्बोहेड्रल बोल सकते हो, ट्राइक्लिनिक बोल सकते हो। तो वो तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया क्रिस्टल सिस्टम हो गया। तो क्रिस्टल सिस्टम 7, तो ब्रेविस लेटिस कितना 14। कैसे हुआ समझा, क्लियर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लेटिस में। स्ट्रक्चर बाद में दिखाएंगे, थोड़ा सा ठीक है। चलिए अब आ जाओ, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स, और सभी कोई तुम लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो, अभी तक जितने भी क्लास कर पाए हो, सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी का यूनिट 1 फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 तुम पढ़ रहे हो, तो यूनिट 1 में इंटेक्स क्वेश्चन सबसे पहले उठाना। इंटेक्स क्वेश्चन जो नहीं बनेगा कमेंट्स में या इसमें आता है लिखने के लिए मैसेज में, उसमें बोल देना क्वेश्चन नंबर सर 1.1 नहीं बना, 1.3 नहीं बना, 1.5 नहीं बना, बताना, तभी हम उसको समझा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 9 में आपको डाल देंगे। तो आप इंटेक्स क्वेश्चन में क्या करोगे, 1.1 से लेकर के 1.10 तक बनाओगे। सबसे पहले देखना कितना क्वेश्चन इससे बनता है। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन का हिंदी हुआ पाठ निहित प्रश्न। क्या हो गया, पाठ निहित प्रश्न, यही इंटेक्स क्वेश्चन हो गया। अब तुम लोग को इस पे हम कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो तुमको दे देगा कोई न्यूमेरिकल, दे देंगे हम तुम्हें को, लिख देंगे क्वेश्चन में, एक क्यूबिक सॉलिड 2 एटम ए तथा बी से बना है, ए तथा बी से बना है। एटम ए क्यूबिक के कॉर्नर पर तथा एटम बी क्यूबिक के केंद्र पर उपस्थित है, तो यूनिट सेल का फॉर्मूला, यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कोई जान नहीं है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई क्यूबिक सॉलिड है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें 2 एटम ए तथा बी से बना है। एटम ए जो है क्यूबिक के कॉर्नर पर तथा एटम बी जो है क्यूबिक के केंद्र पर उपस्थित है, तो यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा। वेरी सिंपल, अब तुम जान रहे हो ये क्यूबिक है, ध्यान देना,
देखो तो, ध्यान से समझना। तुम देख रहे हो ये क्यूबिक है, प्रत्येक कितने कॉर्नर होते हैं किसी भी यूनिट सेल में? 8 कॉर्नर होते हैं, ये सभी तुम जान रहे हो। कॉर्नर है, कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये तो बड़ा कॉर्नर हो। अब कह रहा है यहाँ पर इसके अंत एटम भी जो है क्यूबिक के केंद्र पर उपस्थित है। यहाँ जो तुम केंद्र पढ़ता था, केंद्र, इस केंद्र में तुम्हारा क्या है? क्या है इस केंद्र में? इस केंद्र में जो है बी है। इस केंद्र में तुम्हारा क्या है? बी है। ध्यान देना बात को। जब इस केंद्र में तुम्हारा बी है तो कैसे इसको बनाओगे? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, क्यूबिक के कॉर्नर पर ए एटम की संख्या, तुम लोग को बताए थे ना, फॉर्मूला बताए थे ना, कॉर्नर इंटू 1 बाय कॉर्नर, बोलो बताए थे कि कॉर्नर इंटू 1 बाय कॉर्नर, बोलो फॉर्मूला बताए थे ना। अब कॉर्नर तुम देख रहे हो 8 है, तो 1/8 है, तो कट गया 1 हो गया, यानी क्यूबिक एक कॉर्नर ए का फर्क संख्या कितना हो गया? यहाँ पर ए हो गया। अब आ जाओ, क्यूबिक के सेंटर में बी एटम की संख्या। अब कॉर्नर के सेंटर में जो है, कॉर्नर के सेंटर में बी एटम की संख्या कितनी है? कॉर्नर के सेंटर में बी एटम की संख्या तुम्हारा वहां कितना हो गया? ए हो गया। तो बी एक है यहाँ पर, बी एटम की संख्या तुम्हारा हो गया 1। तो कहोगे तुम लोग दैट इज रेशियो ऑफ ए बी एटम, यानी 1:1। एक एटम ए की भी संख्या यहाँ पर ए है, बी की भी संख्या ए है, तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो गया? ए बी। यही तो आंसर हो गया। क्या जानता? समझ गया? कह रहा था एक क्यूबिक सॉलिड में 2 एटम ए तथा बी से बना हुआ है। क्यूबिक के कॉर्नर पर एटम ए जो है, क्यूबिक के कॉर्नर पर एटम ए जो है क्यूबिक के कॉर्नर पर है, एटम बी जो है क्यूबिक के केंद्र पर उपस्थित है। तो यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है? ये IITG में पूछा गया है, 98 का क्वेश्चन था ये, 2000 का क्वेश्चन 2000 में डाला गया था ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है इसका फॉर्मूला क्या? अरे क्यूबिक कॉर्नर पर 8 कॉर्नर होता है, तो तुम लोग जानते हो कॉर्नर इंटू 1/कॉर्नर, 8 इंटू 1/8, यानी हो गया 1। एटम की संख्या तुम्हारा निकला 1। फिर क्यूबिक के केंद्र में, वहां पर एटम के केंद्र में एक ही एटम है बी, तो बी में यहाँ पर वहाँ क्यूबिक के सेंटर में बी एटम की संख्या हो गया तुम्हारा 1। जब ये भी 1 हो गया, अब वहां पर रेशियो ऑफ ए बी एटम, एक कॉर्नर पर ए एटम की संख्या 1 हो गया और बी एटम की संख्या 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए बी नहीं हो जाएगा? ए का भी संख्या निकला एक, बी का भी संख्या निकला एक, ए भी ना होगा जी। क्लियर है? बनाना एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना। जैसे मान लो क्वेश्चन तुमको दे दिए, यदि 3 एलिमेंट्स, कुछ भी मान लो, P, Q तथा R क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज है। क्या कह रहा है? यदि 3 एलिमेंट्स P, Q तथा R क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज है। क्या कह रहा है? क्रिस्टलाइज है। ध्यान देना, जिसमें P क्यूबिक के कॉर्नर पर, ध्यान देना बात को, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है।
क्यूबिक के कॉर्नर पर क्यू एटम क्यूबिक के सेंटर पर तथा आर एटम क्यूबिक के प्रत्येक फेस पर उपस्थित है, प्रत्येक फेस पर उपस्थित है। तो उस यूनिट सेल का उस यूनिट सेल से उससे बने कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उससे बने कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो क्या होगा, कोई ध्यान नहीं है क्वेश्चन में। फिर तुम क्या करेगा? क्यूबिक बनाएगा। लो क्यूबिक बना दिया तुम, ध्यान देना बात को। क्यूबिक यहां पर तुम बना लिया, ध्यान देना बात को। क्या हम कहना चाह रहे हैं? कंसंट्रेट बना करके यहां पर देखना। न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स अगर समझ गया समझो सब चीज समझ गया। फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड चैप्टर, ऐसा सॉलिड स्टेट एकदम 3 डायमेंशनल चैप्टर है, मैथमेटिकल चैप्टर है पूरा ये। अब तुम यहाँ पर ये क्यूबिक बना लिया। अब इसके कारण है कि प्रत्येक कॉर्नर पर क्या है? यहाँ पर देखो तो है जिसमें P क्यूबिक के कॉर्नर पर, यानी प्रत्येक कॉर्नर तुम्हारा यहाँ पर 8 है ना जी, सब P है, सभी जगह P है, सभी जगह यहाँ P है प्रत्येक कॉर्नर। देखो 8 को हुआ कॉर्नर। अब वहां कह रहा है क्यू एटम जो है क्यूबिक के सेंटर पर है, क्यू एटम जो है कि ये सेंटर है, इस पर क्या है? तुम्हारा क्यू है। क्या है? तुम्हारा क्यू है। और तुम जान रहे हो, ये चीज तुम पढ़े हो कि प्रत्येक तुम जानते हो कि किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी क्यूबिक सेल में जो है कितने फेस होते हैं? बताया करते थे 6 फेस होते हैं। अब देखो 6 फेस में यहाँ क्या है? इस फेस के लिए जो हो गया तुम्हारा, इस फेस के लिए, इसके लिए तुम्हारा यहाँ पर एक आर हो गया। इस फेस के लिए इस फेस के लिए तुम्हारा आर हो गया। फिर इस फेस के लिए देखो तुम्हारा एक आर हो गया, ध्यान देना। फिर इस फेस के लिए देखो एक आर हो गया, फेस FCC 6 फेस। इस फेस के लिए तुम्हारा एक आर हो गया। इस फेस के लिए तुम देखो एक आर हो गया, ध्यान देना। इस फेस के लिए देखो तो एक आर हुआ, इस फेस के लिए तुम्हारा एक आर हो गया, और इस फेस के लिए तुम्हारा एक आर हो गया। देखो 6 आर हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो तो किया क्वेश्चन। फिगर तुम समझो क्वेश्चन तुम समझा। अब यहाँ पर तुमको बनाने के लिए कह देगा तो कैसे बनाएंगे सर? बोले ना भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्यूबिक के कॉर्नर पर P एटम की संख्या, क्यूबिक के कॉर्नर पर P है, P एटम की संख्या तुम जान रहे हो, फॉर्मूला बताए थे 8 कॉर्नर इंटू 1 बाय कॉर्नर, कॉर्नर इंटू 1 बाय कॉर्नर, यानी 8 इंटू 1 बटा 8 कट गया, कितना हो गया? P की संख्या तुम्हारा यहाँ कितना आ गया? 1। अब जैसे मान लो क्यूबिक के सेंटर पे कौन बैठा है? क्यूबिक के सेंटर पर क्यू एटम, सेंटर पर क्यू एटम की संख्या, क्यू एटम की संख्या कितना है? 1 है। क्यू यहाँ है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लू आया, कह रहा है तथा आर जो है, आर एटम क्यूबिक के प्रत्येक फेस पर उपस्थित है। आर एटम जो है वहां पर क्यूबिक के प्रत्येक फेस पर उपस्थित है। तुम जानते हो किसी भी क्यूबिक में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। जब 6 फेस होते हैं तो कैसे तुम लोग को बताए थे? क्यूबिक
के प्रत्येक फेस पर R एटम की संख्या। तुमको क्या बताए थे फॉर्मूला? फेस इंटू 1/2, क्योंकि एक जो यहाँ पर तुम्हारा फेस जो है, एक फेस से यहाँ बटल है, फेस तुम्हारा कितना है 6 इंटू 1/2, तो 2 तिया 6, ये निकल गया 3, यानी P की संख्या कितना निकला 1, Q की संख्या तुम्हारा कितना निकला 1, लेकिन R की संख्या यहाँ पर कितना निकल रहा है 3, यानी तुम क्या कह सकते हो, दैट इज लिख सकते हो, दैट इज जगह थोड़ा छोटा है इसलिए शॉर्ट मार रहे हैं, कंपाउंड। तो P का संख्या तुम्हारा कितना निकला 1, P, Q का संख्या तुम्हारा कितना निकला 1, PQ, लेकिन R की संख्या तुम्हारा यहाँ कितना निकला 3, PQR3। तो कौन कंपाउंड तुम्हारा बन गया PQR3। कौन सा कंपाउंड बन गया PQR3। कौन सा कंपाउंड बन गया PQR3। यह इस क्रिस्टल से बने कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। क्लियर हो रहा है? हर एक चीज समझ में आ रही है? ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा टाइप क्वेश्चन था, सब यूनिट सेल पे क्रिस्टल सिस्टम पे आधारित क्वेश्चन सब है। बस इसको गौर से देखना और एनसीईआरटी का 1.1 से 1.10 तक बनाना। जो फिर नहीं बनेगा, बार बार हम बोल रहे हैं, जो नहीं बनेगा वहाँ पर प्रॉब्लम लिख करके बोल करना कमेंट्स में, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं लिख के दोगे तो नहीं बताएंगे, यो बोल दी। इसलिए बनाना, जो भी होगा प्रॉब्लम बेहिचक पूछना। समझ गया? फिर से समझो, 3 से यूनिट सेल, क्यूबिक सेल में बना। क्यूबिक सेल में क्या कर रहा था PQR, तथा जो यूनिट सेल बना है तुम्हारा PQR एटम से बना है। P जो है प्रत्येक कॉर्नर पर है, Q जो है कॉर्नर क्यूबिक के केंद्र पर उपस्थित है, और R जो है उसके प्रत्येक फेस पर है। तो P एटम की संख्या निकालोगे तो कॉर्नर इंटू 1 बाय कॉर्नर, तो कॉर्नर है तुम्हारा 8, 8 इंटू 1/8 बराबर P एटम की संख्या निकल गया 1। और Q का वहां समझ संख्या तुम जान ही रहे हो कितना निकल गया है 1, क्योंकि उसको सेंटर पे है, वो केंद्र पे वहां एटम की संख्या निकल रहा है, वहां पर वो केंद्र पे एटम की संख्या एक ही है केंद्र, तो 1 हो गया। लेकिन उसके प्रत्येक फेस, तो फेस तुम जान रहे हो क्यूबिक में 6 फेस होते हैं, तो यहाँ पर फिर क्यूबिक के प्रत्येक फेस पर R एटम की संख्या, फार्मूला तुम जानते हो, फेस इंटू 1/2, फेस यहाँ तुम्हारा है 6, 1/2 हो गया, 2 तिया 6, 3 हो गया, R एटम की संख्या हो गया 3, P की संख्या 1, Q की संख्या 1 और R की संख्या 3, फार्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड PQR3। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक से ध्यान देना। चलो जैसे तुमको क्वेश्चन एक दे देगा, ध्यान देना। आइडियल NaCl क्रिस्टल के 1 ग्राम में, टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे रहे हैं, यूनिट सेल की संख्याओं की गणना करें, दे देगा। मान लो ऐसा दूसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, दे देगा यूनिट सेल की संख्याओं की गणना करें। अब जब तुम्हारा यूनिट सेल की संख्याओं की गणना करने के लिए दे देगा, अब कह रहा है आइडियल NaCl क्रिस्टल के 1 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या की गणना करें। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तुम्हारा बिहार बोर्ड में 2000 एग्जाम्पल में पूछा था, बिहार बोर्ड में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर तुमको कह रहा है, सबसे पहले यहाँ क्रिस्टल क्या है NaCl है। अब तुम जान रहे हो दोस्त, जैसे ही क्रिस्टल, ये NaCl का क्रिस्टल हो गया, इसकी बनावट तुम्हारा हो गया NaCl। अब इसको क्रिस्टलाइज तुम किया, NaCl से बना है, 8 कॉर्नर है, अब NaCl तुम दिया, एक Na एक Cl, फिर Na फिर Cl, इसी तरह बना हुआ है सब चीज। यानी पहले सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अब NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ तो? 23 होता है, बताया करते थे 11th में बेसिक के पहला क्लास में दे दिया करते हैं, 23 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल हो गया, यहाँ पर यह निकल गया। अब 1 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या मांग रहा है, पहले 1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या निकालो। 1 ग्राम
NaCl में मॉलिक्यूल्स की संख्या, इंग्लिश में जिसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन NaCl 1 ग्राम करोगे। अब यहाँ पर तुम क्या करेगा, 1/58.5 ग्राम पर मोल से भागा देगा, और ये तुम्हारा मान लो ग्राम में दिया हुआ है। अब यहाँ पर 1 ग्राम NaCl में मॉलिक्यूल्स की संख्या ग्राम पर मोल, तो पर मोल इंटू तुम्हारा यहाँ पर क्या यूज करोगे, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू तुम जानवे करता है 6.022 इंटू 10⁻23, उसको पुट करेगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब यानी तुम यहाँ पर जब सॉल्व करेगा 1/58.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या यहाँ निकल जाएगा। अब क्या है, यूनिट सेल की संख्या क्या होगी, तो जब तुम्हारा यहाँ जो भी वैल्यू निकलेगा, अब जो भी वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, तो NaCl के लिए निकल रहा है, जो भी वैल्यू यहाँ मान लो निकला, इस वैल्यू को तुम मान लोगे x, क्या मान लोगे, पर मोल, मोल कट गया, पर मोल वहां कट जाएगा, ये ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल कट गया, ग्राम कट गया। अब तुम्हारा मान लो इसको सॉल्व करोगे तो x निकलेगा, यानी इसको सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा वैल्यू आएगा 1.03 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल की संख्या जब निकालोगे, यूनिट सेल की संख्या, अब यूनिट सेल की संख्या क्या निकालोगे, कितना निकला वैल्यू, मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कितना निकला तुम्हारा, ये x/4। अब 4 तुम यहाँ पर क्यों देगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि तुम यहाँ 4 क्यों डालेगा, तो 4 इसीलिए डालेगा, कैसा क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है NaCl की बनावट, यानी NaCl क्या हो गया, FCC का स्ट्रक्चर बनता है, FCC स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए तुम यहाँ 4 डालोगे। अब यानी वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 1.03 इंटू 10⁻22/4, जब इसको तुम सॉल्व करेगा 2.57 इंटू 10⁻21, यही आएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत, ये न्यूमेरिकल्स था, इसको सॉल्व करना, लेकिन एनसीईआरटी का पूरा बना लेना। नेक्स्ट क्लास जो भी क्लास आएगा बहुत ही खतरनाक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आएगा यूनिट सेल का, सॉलिड स्टेट का, ये आपका पार्ट 8 वीडियो में जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत